हेलो दोस्तों। मैंने पहले ही चैप्टर में बात कर ली थी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ये जो मैंने मटेरियल लिए हैं वो मैंने राहुल सर से लिया है। चलिए शुरू करें। फ्रांसीसी क्रांति का चरण मैंने पढ़ लिया था, तो पहला पार्ट अपने देखें। अब डायरेक्ट आ जाते हैं क्या कारण था, कैसे हुआ। देखिए कारण, क्रांति की शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र, गणतांत्रिक और तंत्र राज। कारण में था सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, वैदिक कारण और आर्थिक कारण था। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं था, मैं तो पहले ही बता दिया, स्वतंत्रता के लिए नहीं था, समानता के लिए था। फ्रांसीसी क्रांति समानता के लिए था। किसको चाहिए था समानता? निम्न वर्ग के लिए था। मध्य वर्ग की क्रांति था, निम्न वर्ग भी शामिल था। फ्रांसीसी क्रांति में निम्न वर्ग भी शामिल थे इसमें। देखिए मैंने तीन बात कहा थे, एक तो पादरी वर्ग, एक मध्य वर्ग, एक कुलीन। कुलीन आता था बीच में, सेकंड वर्ग को कहा जाता था कुलीन। पहले ऊपर था पादरी। पादरी टैक्स नामक कर लगाता था। देखिए वर्ग मैंने बता दिया था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में स्थायी यानी जनसंख्या सबसे ज्यादा था। मध्य वर्ग में था पेंडुलम जैसा, मतलब इधर भी सपोर्ट करता था, इधर भी सपोर्ट करता था मध्य वर्ग। उच्च वर्ग था पादरी। फ्रांस का कौन सा वंश था? तो फ्रांस का था बुर्बो वंश था। मैंने पहले ही बता दिया, फ्रांस बुर्बो वंश का था। किस वंश का था? फ्रांस बुर्बो वंश का था। चलते हैं हम आगे। क्या कहा था? व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। किसने कहा? तो वो रूसो ने कहा था। व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है, हर जगह जंजीरों से जड़ा होता है। किसने कहा था? रूसो ने कहा था। रूसो ने कॉमनवेल्थ सिद्धांत दिया था। रूसो ने कॉमनवेल्थ सिद्धांत दिया था। रूसो क्या कहा? समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं थी। समानता और स्वतंत्रता की बात नहीं कही। किसने? रूसो ने कहा था स्वतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की बात कहा था। रूसो का क्या था? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ सिद्धांत रूसो ने दिया था। एक था मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू आगे चल के मोंटेस्क्यू बहुत काम करे। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया था। क्रांति का शुरुआत कितने चरण में हुआ था? तो तीन चार चरण में। संवैधानिक राजतंत्र, उग्र राजतंत्र, उदार राजतंत्र, नेपोलियन साम्राज्यवादी। नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं ना, तो इसमें आएगा नेपोलियन में। अब आते हैं उग्र राजतंत्र। उग्र राजतंत्र इसका क्या था? रोबस्पियर। रोबस्पियर था उग्र राजतंत्र में। फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। बातें देखिए क्या था? स्वतंत्रता, सभी लोग को स्वतंत्र होना था। समान था यानी कानून की समझ सभी को समान था, जो हम लोग में होता है। बंधुत्व, एक देश में सभी लोग भाई हैं, मतलब एक लोग के जैसा एक ही साथ सबसे व्यवहार। हम भारत के नागरिक हैं तो सभी भारत के नागरिक ही हो गए, भारत के लोग। राष्ट्रवाद का बीज रोपण किया था। नेपोलियन ने जिस अंडे को दिया उसी अंडे का चूजा नेपोलियन को ही परेशान करने लगा। देखिए इस सबसे बड़ा था, नेपोलियन ने जिस अंडे को दिया उसी अंडे का चूजा नेपोलियन को ही परेशान करने लगा। अंडा मतलब क्या था? राष्ट्रवाद से था, राष्ट्रवाद से था। अंडा का मतलब राष्ट्रवाद से था। प्रथम चरण क्या था? संवैधानिक चरण था। प्रथम संवैधानिक चरण था। 1789 से लेकर 1792 तक चला। लुईस सोलहवां पर 10 अरब लीब्रे का कर्ज था। क्यों लीब्रे का कर्ज था? तो मैंने बताया था, लुईस सोलहवां ने इंग्लैंड को अमेरिका से भगाने के लिए मदद किया था, इसी कारण। फ्रांस का संस्था था पार्लमा और स्टेट जनरल। पार्लमा क्या था? राज, पादरी और कुलीन के साथ बैठक पार्लमा में था। स्टेट जनरल में क्या था? जहाँ तीनों स्टेट लोग शामिल हो, इसे स्टेट जनरल कहते हैं। लेकिन स्टेट जनरल की बैठक 175 साल से नहीं हुआ था, तो जब बैठक होगी तो हंगामा तो होगा। चलिए हंगामा देख लेते हैं। किसी तरह को यदि राजा को टैक्स कर बढ़ाना होता तो उसे स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। मतलब कोई भी टैक्स बढ़ाना है तो स्टेट जनरल को बुलानी पड़ती। परंतु पिछले 175 साल से स्टेट जनरल का बैठक नहीं हुआ था। लुईस सोलहवां ने 175 साल बाद 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। 1664 में लास्ट बैठक हुआ था और 5 मई 1789 को बैठक हुआ था। स्टेट जनरल की बैठक में क्या था, देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्टेट जनरल पादरी वर्ग से 300 प्रतिनिधि, कुलीन वर्ग से भी 300 प्रतिनिधि और सर्वसाधारण वर्ग से 600 प्रतिनिधि। इस बैठक में समान लोगों को अपने पूर्व अधिकारों को राजा से मांगने के लिए सोचा। समंत लोग शिक्षण है जो अपने अधिकार मांगने के लिए पादरी टैक्स नामक कर लगा देते। मैंने क्या बोला था? पादरी जो टैक्स नामक कर लगा दे। कर लगाने का पावर राजा से मांगने के लिए सोचा था।
सब अपने अपने विचार में थे कि बैठक हुआ तो मैंने कुछ ना कुछ मांगूंगा। चलिए क्या मांगा, किसी मिला देख लेते हैं। प्रथम स्टेज में पादरी, सेकंड स्टेज में कुली, थर्ड स्टेज में सर्वसाधारण लोग था। स्टेट जनरल की बैठक जब शुरू हुआ तो राजा स्टेट वाइज वोटिंग कराना शुरू किया। स्टेट वाइज वोटिंग कराना शुरू किया। इस कारण सर्वसाधारण वर्ग के लोग क्रोधित होकर स्टेट जनरल की बैठक छोड़कर भी बाहर आ गए। लोग चलकर सर्वसाधारण लोग टेनिस कोर्ट के मैदान में एकत्रित होकर स्वयं सेवी नेशनल असेंबली बनाया। इसका नेतृत्व मिराबियो और अबेसिकी ने मिराबियो और अबेसिनी के था। नेशनल असेंबली 20 जून 1789 को गठित किया था कि सभी सदस्य 14 जुलाई 1789 को बास्टिल के किला, आपने अभी हाल ही में सुना होगा बास्टिल परेड में मोदी जी गए थे। बास्टिल परेड वही है, बास्टिल का किला पर आक्रमण करेंगे और इस किले के बंद सभी कैदियों को स्वतंत्र कराना आजाद था। मतलब इसमें क्या था ना, जो बास्टिल किला का जेल था उसमें जो राजा के खिलाफ बोलता था उसी को कैद किया जाता था, मतलब जो खतरनाक बात करता था। तो इसमें मात्र कितने लोग थे? 7 लोग थे बास्टिल किला में, 7 लोग। तो उसी को छुड़ाने का बात हुआ था। अब आगे चलते हैं। देखिए बास्टिल का किला, बास्टिल के राजा की निरंकुशता के प्रतीक था। मैंने क्या बताया, राजा बोलेगा रात तो अभी रात मानना पड़ेगा, जिस पतन ने कर दिया इसे पतन कर दिया। 14 जुलाई 1789 को बास्टिल का किला का पतन होने के बाद पूरे फ्रांस का सर्वसाधारण वर्ग द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो बोलते हैं ना फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे। तो फ्रांस तो किसी का अधीन गुलाम नहीं था, किस कारण मनाता है? तो वही जो बास्टिल का किला तोड़ दिया था उसी कारण 14 जुलाई को फ्रांस अपना स्वतंत्रता मनाता है। देखिए फ्रांस क्रांति के प्रथम चरण संवैधानिक लुई सलोमो की हत्या करने का प्रयास नहीं, बल्कि उसी को निरंतर राजा बनाकर रखने और नेशनल असेंबली की स्थापना का प्रयास किया गया था। नेशनल असेंबली मैंने क्या बताया था? नेशनल असेंबली 4 अगस्त 1789 को स्थापना की। सदस्य का चुनाव 2 भागों से, सक्रिय भाग और निष्क्रिय भाग। सक्रिय भाग क्या था? जो टैक्स देते थे। निष्क्रिय भाग क्या था? जो अपने वेतन से 3 दिन का भी टैक्स नहीं देते, उसको निष्क्रिय भाग है। जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु हो चुका, केवल पुरुष कम से कम 3 दिन का टैक्स देता था, उसको सक्रिय भाग था। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेशनल असेंबली द्वारा स्वांतर लोगों को प्रयास किया गया। नेशनल असेंबली द्वारा स्वांतर लोगों को प्रयास किया गया। टैक्स नामक धार्मिक कर जो पादरी के द्वारा लगाया जाता था वो समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि राजा को ही खत्म कर दिया गया तो पादरी को अपना कर समाप्त किया। नवंबर 1789 में घोषणा किया गया कि चर्च की समाप्ति को जब्त कर लिया गया, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। 1791 में संविधान पारित किया गया और संवैधानिक राजतंत्र बनाया गया। संवैधानिक राजतंत्र कब? 1791 में फ्रांस में बन चुका था। सक्रिय लोग द्वारा न्यायाधीश चुनाव होने लगा। मानवाधिकार, व्यक्ति का अधिकार समान हो, स्वतंत्रता से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए, समान इच्छा कानून, कानून के सभी लोगों को समान बनाए रखने के लिए, और ले बबीचे द्वारा चित्र पुरुष नागरिक का अधिकार घोषणा किया गया। देखिए मताधिकार तो केवल 25 वर्ष के लोगों था, केवल पुरुषों का ही था। एक सदनीय विधानमंडल बनाया गया। क्रांति का दूसरा चरण आ गया उग्र गणतंत्र। उग्र गणतंत्र में भी 2 था, मध्यम वर्ग और रेडिकल वर्ग। रेडिकल के निम्न वर्ग में कौन था? रेडिकल के निम्न वर्ग का अर्थ क्या था? परिवर्तन चाहने वाले, जो परिवर्तन चाहते मतलब राजो को उड़ा दो, जो हम लोग जैसे प्रधानमंत्री बनाते तो इसे प्रधानमंत्री को बनाना था, वो था रेडिकल वर्ग था, खतरनाक वाले। और उसी में आएंगे खतरनाक लोग। देखिए रेडिकल वर्ग में दो तरह के पार्टी से, जिरंदेस्तो दल, जेकोबियन दल। जेकोबियन दल सब सुना था आपने, थोड़ा याद कीजिएगा। जेकोबियन दल टीपू सुल्तान, इसका था जेकोबियन दल, जिसका हेड था रोबेस्पियर। सहयोगी दंते और हर्बर्ट थे। याद आया ना? जेकोबियन दल वही था टीपू सुल्तान। मैसूर जहां पर एक पीपल का वृक्ष लगाया था, समानता का वृक्ष, यही था जेकोबियन दल। एक था जीर्णोदस्तो दल। जीर्णोदस्तो दल का हेड था ब्रिंसो था, जो मध्यम वर्ग का नेतृत्व कर रहा था, निम्न वर्ग का नेतृत्व कर रहा था। देखिए जेकोबियन दल का सदस्य था गरीब लोग, मजदूर वर्ग, दिहाड़ी मजदूर, गरीब। भारतीय राजा टीपू सुल्तान ने भी इसकी सदस्यता ली थी। इसका जेकोबियन दल का।
फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने मैसूर में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था। मैंने क्या बोला? स्वतंत्रता के वृक्ष लगाया था। ऑस्ट्रिया और पर्शिया पर 1792 में युद्ध की घोषणा कर दी। किसने? तो आप सभी को पता होगा किसके बारे में पढ़ना है। सभी लोग फ्रांस के मार्सिले में फ्रांस का राष्ट्रगान गाते हुए, मार्सिले क्या था? फ्रांस का राष्ट्रगान। पूछ लेगा फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले, मार्सिले था फ्रांस का राष्ट्रगान। मार्सिले गाते हुए निकल पड़े। मार्सिले के रचयिता थे रजेर दी लायल। रजेर दी लायल थे। 10 अगस्त 1792 को राजा को बंदी बना लिया गया। इसको लुईस 16वां को। कौन वंश था? बुर्बो वंश था। नया संविधान कानून बनाया। 21 वर्ष में मुझसे अधिक उम्र वाले लोग वोट देंगे। नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन किया गया। नेशनल असेंबली का नाम कन्वेंशन किया गया। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र बना दिया गया था। गणतंत्र। रोबेस्पियर द्वारा ब्रिंसको की हत्या करा दी। रोबेस्पियर याद पूछा या इसी का सहयोगी था। ब्रिंसको की हत्या करा दी। अपने सहयोगी दंते और हर्बर्ट को भी हत्या कर दिया रोबेस्पियर। इस प्रकार रोबेस्पियर फ्रांस का आतंक का राज चालू हुआ। आतंक का राज फ्रांस का। फ्रांस में किसका चालू हुआ? रोबेस्पियर का। 21 जनवरी 1793 को फ्रांस का राजा लुईस 16वां को पेरिस में गिलोटीन चढ़ा दिया। गिलोटीन क्या बोला था? जो 300 किलो का तलवार रहता था, यहाँ पर सर रख दिया जाता था, मनुष्य को ऊपर से गिरा देता था, सर अलग हो जाता था और शरीर अलग, उसी को गिलोटीन बुलाता था। गिलोटीन चढ़ा दिया गया। अब आगे की क्लास मैं कल दिखूंगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट किया, इसके लिए सॉरी। आज की क्लास कल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक यू।